चिराग पासवान के चाचा पशुपतिनाथ पारस ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। वो केंद्रीय मंत्री थे, बागी स्वर अपना लिया है। जाहिर सी बात है, उनको एनडीए के गठबंधन का जो सीटों को बंटवारा हुआ उसमें एक भी सीट नहीं मिली थी। नाराज हुए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस्तीफा दे दिया है। तो उनका आगे का प्लान क्या होने वाला है? क्या वो आरजेडी में जाएंगे? और आरजेडी में अगर जाते हैं, लालू प्रसाद यादव उनको लेते हैं, तो वो कौन सी सीटें होंगी जहां से पशुपतिनाथ पारस की पार्टी को चुनाव लड़वाया जाएगा? आज आपको इस पर विस्तार से बताएंगे। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की बातें चल रही हैं। उनको गठबंधन में एक सीट मिली है, कहा जा रहा वो नाराज हैं। तो इसके पीछे क्या हकीकत है? क्या वो भी पाला बदल सकते हैं? मुकेश साहनी कहां सीन से गायब हो गए हैं? वो क्या कुछ प्लान कर रहे हैं? इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही एनडीए की सीटों को बंटवारा तो हो गया, मगर आरजेडी की सीटों को बंटवारा कहां अटका है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। और बात करने के लिए होंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी हमारे साथ। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल, इस समय ब्रेकिंग बिहार की चल रही है। पशुपतिनाथ पारस नाराज हैं, इस्तीफा दे दिया है, और क्या करने वाले हैं वो जल्द वो बताएंगे, उन्होंने कहा है। आपको तो पता होगा सर, क्या करने वाले हैं, क्या प्लान है? देखिए, दुखी हैं, बहुत नाराज हैं अंदर से, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी भी वो सार्वजनिक तौर पर कह नहीं रहे हैं कि वो आरजेडी से बात करने जा रहे हैं। और अगर आप पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस को याद करें तो उसमें उन्होंने साफ कहा था कि वो स्वतंत्र हैं। अगर उनकी बात नहीं मानी जाएगी तो वो स्वतंत्र हैं। अब इसके मायने बड़े साफ साफ निकाले जा सकते हैं सौरभ, क्योंकि हम लोग बतौर पत्रकार इन चीजों को समझते हैं कि अब पशुपतिनाथ पारस के पास विकल्प क्या शेष रह गया। तो एकमात्र विकल्प है, और वो विकल्प है आरजेडी। अब आरजेडी इनके साथ किस टर्म्स और कंडीशन पे बात करती है? आरजेडी के पास जाते हैं ये, तो आरजेडी इनको क्या देने के लिए, क्या ऑफर करने को तैयार होती है? ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। और साथ ही साथ बीजेपी भी इनसे अंदर खाने क्या कह रही होगी कि अभी लोकसभा चुनाव में आप हमारे साथ रहिए, हमारी मदद करिए, आपको पुरस्कृत हम विधानसभा चुनाव में करेंगे, लोकसभा चुनाव में के बाद फिर से सरकार बनेगी तो आपको हम ऐसे अकोमोडेट करेंगे, तमाम तरह की बात कर रही होगी। अब बतौर राजनीतिक पार्टी और बतौर राजनेता ये नाप तौल कर रहे होंगे कि किधर फायदा है, किधर नुकसान है। क्योंकि एक बात बहुत साफ है कि ये अभी भी प्रधानमंत्री को धन्यवाद कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे। और जब इनसे पूछा गया कि क्या आप हाजीपुर लड़ेंगे, तो इन्होंने कहा मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब आगे कुछ कहना होगा तो अपने पार्टी के लोगों से बातचीत करने के बाद ही कहूंगा। इसका मतलब बहुत साफ है कि पशुपतिनाथ पारस के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, मंथन का दौर जारी है। बीजेपी भी उनको कुछ कुछ सब्जबाग दिखा रही है, लेकिन साथ ही साथ उनको फैसला लेना है कि बीजेपी को छोड़ना है या बीजेपी को नहीं छोड़ना है। और जहां तक सवाल है कि उनकी पार्टी का, तो यह बहुत साफ हो गया कि उनकी पार्टी को बीजेपी तो रिकॉग्नाइज नहीं किया। बीजेपी अगर रिकॉग्नाइज करती तो उनके साथ सीट शेयर करती, बीजेपी ने सीट शेयर नहीं किया। जहां तक मेरी जानकारी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग अंत में लालू प्रसाद यादव के पास जाएंगे। और लालू प्रसाद यादव भी एक मंजे हुए राजनीतिज्ञ के तरह इस अवसर का लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। मतलब वो साथ लेंगे। लेकिन आरजेडी भी इस बात का तो इंतजार करेगी ना कि ये पहले इधर से मोह माया त्याग करके उनके दरवाजे पर जाएं, क्योंकि आरजेडी इनके दरवाजे पे आके खड़ी हो जाए, इतना समर्थन इनके पास नहीं है। ये आरजेडी भी मानती है। आरजेडी अगर इनको अपने साथ लेती है तो आरजेडी अपना राजनीतिक फायदा जरूर देखेगी, लेकिन इस तरह की अब सिचुएशन नहीं है, इस तरह का माहौल नहीं है कि आरजेडी दौड़ के इनके पास चले जाए कि आप मेरे साथ आ जाइए, मैं आपको वेलकम करने को तैयार हूं। जैसे चिराग पासवान के लिए आरजेडी कर रही थी कि आइए आपको 8 सीट दे देंगे, आपको 10 सीटें दे देंगे। जब चिराग की भाषा ऐसी निकल रही थी, ऐसा लग रहा था कि चिराग एनडीए के विरोध में जा रहे हैं। लेकिन इनके लिए तो आरजेडी वेलकम करेगी। आरजेडी, ये मैं जानता हूं, आरजेडी को भी हाजीपुर में एक ऐसा उम्मीदवार चाहिए जिसका नाम हो, और आरजेडी इस बात को समझती है कि उसके समर्थक दल
अगर ये खड़े होते हैं तो इनको वोट कर देगा और आरजेडी में एक ऐसा नामचीन प्रत्याशी जो सीधा चिराग को चुनौती दे सकता हो, तो इस तरह का माहौल बने, इसके लिए ये बेहतरीन उम्मीदवार है। बिल्कुल। तो इस तरह का काम आरजेडी कर सकती है, लेकिन आरजेडी अभी क्या करती है ये तभी निर्भर करेगा जब ये आरजेडी के पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा और आरजेडी उससे पहले कहेगी कि एनडीए से तमाम रिश्ता और नाता तोड़ करके आप हमारे पास आइए। बिल्कुल, आरजेडी ये रिस्क नहीं लेना चाहती कि आप आइए और हमारा ऑफर लेटर लीजिए और वापस बीजेपी कंपनी दिखाइए और अपना मामला बढ़वा लीजिए, ये रिस्क लेना चाहती है। वो चाहती है आप सब कुछ नाते बंधन तोड़ के इस्तीफा दे के प्रॉपर आइए, फिर हम बात करते हैं, फिर कुछ ऑफिशियल होगा। एक बात आप समझिए, इन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया, इन्होंने ये कहा है क्या कि मैं एनडीए से सारे रिश्ते तोड़ रहा हूं? बिल्कुल नहीं। इन्होंने ऐसा कुछ कहा है क्या? ये तो अभी कहा नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब तक ये नहीं कहेंगे कि मेरा एनडीए से अब कोई रिश्ता नहीं रहा, एनडीए ने मेरे साथ धोखा किया, दगा किया, अभी ये कह रहे हैं मेरे साथ इनजस्टिस हुआ, एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर जब तक आप एनडीए का विरोध नहीं करेंगे, खुल करके नहीं बोलेंगे, तब तक आरजेडी आपको अपने पाले में लेगी कैसे? इसलिए आरजेडी अभी इस पे चुप है और इंतजार करिए कुछ और वक्त का, उसमें बड़ा क्लैरिटी हो जाएगा। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये 5 बजे के आसपास आरजेडी से बात करेंगे। बिल्कुल, अभी दिल्ली में है, दिल्ली से पटना आ रहे होंगे, वहां बात होगी और आरजेडी से बात करेंगे और उसके बाद ही कुछ फैसला हो पाएगा कि आखिरकार आरजेडी इनको किस तरीके से अपने पार्टी में, अपने गठबंधन में शामिल करती है और कितनी सीटें देने को तैयार होती है। ये भी अपना लाभ हानि हर चीज को बाकायदा तराजू पर तौल करके देखेंगे और उसके बाद अपने जो सहयोगी हैं उनके साथ बातचीत करके ही एक निष्कर्ष पर पहुंच सकेंगे कि आखिरकार इनको करना क्या है। बिल्कुल। अब ऐसे में सवाल उठता है, मान लीजिए बातचीत बन गई, आरजेडी आप कह रहे हैं कि तैयार है, मगर वो इनके दरबार पर जाना नहीं चाहती, वो चाहती आप हमारे दरवाजे पे आए, चिराग पासवान के चाचा पशुपतिनाथ पारस, लालू प्रसाद यादव के दरवाजे हैं, तब बातचीत होगी। अगर बातचीत बन जाती तो वो कौन सी सीटें हो सकती हैं, कौन सा इलाका हो सकता है जहां सर, एक तो हाजीपुर आप कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है कि हाजीपुर लड़ाएंगे क्योंकि वहां पर चाचा वर्सेस भतीजा हो जाएगा, तो इनको एक मजबूत प्रत्याशी मिल जाएगा। और कौन सी सीटें हो सकती हैं? क्या वो वही सीटें होंगी जो सीटें चिराग पासवान को मिली हैं? देखिए, मुझे ये साफ दिखाई पड़ता है कि आरजेडी की कोशिश ये रहेगी, एक तो हाजीपुर में चाहेगी कि पशुपतिनाथ पारस चिराग पासवान के विरोध में खड़े हों और वहां पर चाचा वर्सेस भतीजा एक दिलचस्प मुकाबला हो। आरजेडी के जो वोटर्स हैं वो इनको वोट करें, आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो इनको सपोर्ट करेंगे और निश्चित तौर पर सिटिंग सांसद भी वहां से पशुपतिनाथ पारस हैं, तो कुछ तो समर्थक इनके भी होंगे, उनका भी असर होगा। तो मुझे लगता है कि आरजेडी इसकी एक कोशिश कर सकती है कि ये हाजीपुर से चिराग पासवान के खिलाफ चुनाव लड़े। लेकिन दूसरा दाव आरजेडी जो खेलना चाहेगी वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आरजेडी की कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा जातियों को अपने साथ जोड़ने का। मैं कल भी आपको बता रहा था कि आरजेडी यादव के बाद कुशवाहा पर भी फोकस कर रही है, क्योंकि ओबीसी जाति में यादव के बाद अगर किसी समाज की संख्या सबसे ज्यादा है तो कुशवाहा का है। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस तरीके से आरजेडी कई जगहों से कुशवाहा को लड़ाने का सोच रही है, उससे एक बात तो बहुत साफ हो जाता है कि आरजेडी के दिमाग में है कि कुशवाहा को अपने साथ जोड़ा जा सकता है, साधा जा सकता है, और अगर साधने में आरजेडी कामयाब होती है तो आरजेडी को इससे बहुत फायदा होगा। तीसरा बड़ा सवाल यह है कि एनडीए का एक्सपेंशन हुआ, एनडीए के एक्सपेंशन में कहीं भूमिहार मंत्री दिखाई नहीं पड़े, इसकी आवाज उठी है, इससे लोग नाराज हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर पशुपतिनाथ पारस के जो बैकबोन माने जाते हैं, रीढ़ माने जाते हैं सूरजभान सिंह, उनकी कुछ लोकसभा सीटों पर पकड़ तो है, उनकी एक पहुंच तो है, उनके चाहने वाले लोग तो हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर वो मैदान में उतरते, उनके परिवार के लोग उतरते, अगर उनकी पत्नी उतर जाती है नवादा से, तो नवादा पर असर पड़ेगा, एनडीए को इसका नुकसान हो सकता है। फर्ज करिए कि आरजेडी के समर्थक इनको समर्थन देते हैं और कुछ सीटें ये भूमिहारों में काट लेते हैं, क्योंकि नवादा भूमिहार बाहुल्य क्षेत्र पड़ता है, तो इस पर एक असर पड़ेगा।
क्योंकि आप 2014 ले लें या 2019 ले लें, जीत का अंतर कोई बहुत बड़ा नहीं था। और उसका असर सिर्फ नवादा में ही नहीं पड़ेगा, उसका असर जहानाबाद में भी पड़ सकता है। इसलिए ये जो 2-3 सीटें हैं उस पर असर पड़ने की पूरी संभावना है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आरजेडी पशुपतिनाथ पारस को अगर समर्थन देती है, उनको कुछ सीटें देती है, तो निश्चित तौर पर बदले में ऐसा कुछ जरूर चाहेगी कि बहुत सारी सीटों पर आरजेडी भूमिहारों का भी समर्थन हासिल कर सके। क्योंकि तेजस्वी यादव का अप्रोच रहा है कि वो अपनी पार्टी को A to Z की पार्टी बता सके। ऐसे में तेजस्वी यादव चाहेंगे कि सूरजभान जैसे बाहुबली के परिवार का कोई सदस्य चुनावी मैदान में उतरे। सूरजभान खुद तो चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि जो उन्हें कानून के द्वारा सजा मिली हुई है, इस वजह से वो चुनाव में नहीं उतरेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि उनके परिवार से उनके भाई सांसद रहे हैं, उनकी पत्नी सांसद रही हुई है। ऐसे में सवाल उठता है कि नवादा से सिटिंग सांसद चंदन सिंह है, जो कि उनके भाई हैं, या तो चंदन सिंह उतरेंगे, लेकिन लोग ये कहते हैं कि चंदन सिंह से ज्यादा चांसेस उनकी पत्नी का है। उनकी पत्नी मैदान में उतर सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सूरजभान सिंह वर्तमान परिस्थिति में एनडीए के विरोध में जाकर के क्या आरजेडी का दामन थामेंगे? क्योंकि 2 दिन पहले उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट तो दिया है कि उनकी बात लालू प्रसाद से साल 2010 से लगातार हो रही है। ऐसे में क्या वो लालू प्रसाद के साथ जाएंगे? और लालू प्रसाद के साथ जाएंगे तो लालू प्रसाद भी इनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन चाहेंगे। लालू प्रसाद चाहेंगे कि जो भूमिहार समाज आरजेडी से एलिनेटेड रहता है और जिसको साधने के लिए तेजस्वी ने कई प्रयास पहले भी किए, जैसे कि आपको बताएं अनंत सिंह की पत्नी को टिकट दिया था। इस बार विश्वास प्रस्ताव में अनंत सिंह की पत्नी उस पाले में चली गई, लेकिन अनंत सिंह को आरजेडी में लाने का मतलब था कि भूमिहार समाज में पैठ बनाना चाह रहे लालू प्रसाद यादव। और इसी तरीके से एमएलसी में उन्होंने कई लोगों को भूमिहार समाज से एमएलसी में अपने साथ जोड़ा था। उसका भी इंडिकेशन साफ था कि भूमिहारों में पैठ बनाना चाह रहे हैं लालू प्रसाद यादव। तो क्या इसमें लालू प्रसाद यादव कामयाब होंगे? अगर इस बार वो सूरजभान सिंह के जरिए कुछ ऐसी सीटों पर असर डालते हैं तो निश्चित तौर पर एनडीए के लिए कड़ा संघर्ष तो हो जाएगा। जीत और हार किसकी होती है ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन संघर्ष अच्छा हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, संघर्ष एक और नेता के दिमाग में इस वक्त चल रहा है कि करें तो करें क्या। उनको सीट मिली है, एक नाम है उपेंद्र कुशवाहा, और बड़ी चर्चा है सोशल मीडिया से लेकर बिहार की सड़कों पर कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं। वो कोई क्या फैसला ले सकते हैं पंकज जी? क्या वो भी बागी हो सकते हैं? देखिए, जहां तक उपेंद्र कुशवाहा का सवाल है, तो जब नीतीश कुमार एनडीए में नहीं आए थे तो उनको 3 सीट की गारंटी दी गई, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट मिला है। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो उपेंद्र कुशवाहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं थे। तो आप समझ सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं होने का मतलब साफ है कि वो नाराज हैं। और उससे पहले वो कई दिनों तक दिल्ली में डेरा डाले हुए थे, लेकिन उनसे कोई बड़े नेता मिल नहीं रहे थे। तो उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट दिया गया है और मुझे पुख्ता तौर पर जानकारी है कि उनके कैंप में बहुत मायूसी है, बहुत नाराजगी है, और इस बाबत इसको लेकर के आज मीटिंग भी होनी है। लेकिन जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, नाराजगी अपनी जगह है, दिक्कतें अपनी जगह है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए छोड़ करके एन वक्त पर फिर से आरजेडी की तरफ रुख करना चाहेंगे। क्योंकि अगर इस तरीके से अदला बदली आला पाला बदलते रहे तो ऐसे ही उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के कई बार सवाल उठ चुके हैं कि कितनी बार उन्होंने पाला बदला है, कभी इधर आते हैं कभी उधर जाते हैं। ये सवाल उन पर भी है और उनकी अभी राजनीतिक यात्रा लंबी होनी है। बिहार में उनको लंबे दिनों तक बिहार की जनता का सेवा करना है, वहां राजनीति करनी है। मुझे नहीं लगता कि उपेंद्र कुशवाहा इस पचड़े में पड़ना चाहेंगे। वैसे उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं, इसमें कोई शक नहीं है। 3 सीटों, कम से कम 2 सीटें मांग रहे थे। 3 सीट की डिमांड, 3 सीट को लेकर के उनसे पहले कहा गया था, लेकिन जब जेडीयू आ गई थी इस पाले में तो वो 2 सीट चाहते थे। वो चाहते थे आप एक काराकाट दीजिए तो सुपौल और सीतामढ़ी में कोई एक जरूर
दूर दीजिए, लेकिन उनको कोई भी नहीं मिला है, क्योंकि सीतामढ़ी से भी सिटिंग सांसद जेडीयू के हैं और सुपौल से भी सिटिंग सांसद जेडीयू के हैं। ऐसे में उनको सिर्फ काराकाट दिया गया है और इस नाराजगी को लेकर के आज उपेंद्र कुशवाहा अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग करने वाले, ये मुझे पुख्ता तौर पर और ज्यादा उम्मीद है कि उस मीटिंग के बाद वो शांत होकर निकलेंगे और कि हमने फैसला लिया है कि हम एनडीए के साथ ही रहेंगे। अब उसके बाद वो क्या करते हैं वो देखना दिलचस्प होगा। नाराजगी है, पार्टी के अंदर मायूसी है, आज उसको लेकर के मीटिंग है, तमाम लोग उत्साहित नहीं है। एक एडिशनल सवाल है पंकज जी आपसे कि उपेंद्र कुशवाहा, जिनके लिए आप कहते हैं वो 3 सीटें मांग रहे थे, उभरते हुए नेता हैं, बड़े नेता हैं, कुशवाहा समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, मगर सम्राट चौधरी का जो उभार है कि वो पहले प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, फिर वो डिप्टी सीएम हैं, काफ़ी पावरफुल मंत्रालय उनके पास है, ऐसे में क्या उनका उभार इनके डाउनफॉल का कारण है कि एक सीट पे सिमट गए? देखिए, सम्राट चौधरी को आगे करने का मतलब ही यही था कि बीजेपी दरअसल इस स्ट्रैटेजी से आगे बढ़ना चाहती थी कि यादव के बाद अगर दूसरे समाज का कोई नेता बड़ा किया जाए, ओबीसी में, पिछड़े में, जिसकी संख्या भी अच्छी हो, नेता भी दबंग हो, जो दबंगई से बिहार की जनता को एड्रेस कर सके और साथ ही साथ अपने विरोधियों को जवाब दे सके। सम्राट चौधरी इसीलिए चुने गए हैं। सम्राट चौधरी को इसका फायदा भी मिल रहा है। बीजेपी ने कई एक्सपेरिमेंट किए। पहले बीजेपी ने वहां के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय को बनाया था। यादवों में बीजेपी भयानक तरीके से सेंधमारी करना चाहती थी और नित्यानंद राय अभी भी गृह राज्य मंत्री हैं, उजियारपुर से चुनाव लड़ते हैं, बड़े नेता हैं और रियल भाजपाई हैं। रियल भाजपाई का मतलब ये होता है कि अभी से नहीं, विद्यार्थी परिषद, यूथ के समय से वो बीजेपी के, तो पूरे तरीके से बीजेपी के कल्चर के। जहां तक सम्राट चौधरी का सवाल है, तो सम्राट चौधरी कई पार्टियों में रह चुके हैं और अब भाजपाई हुए, अब उन्होंने भगवा चोला ओढ़ा है। लेकिन चूंकि बिहार के पॉलिटिक्स में जातिगत समीकरण एक सच्चाई है, इसलिए जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश बीजेपी लगातार कर रही है। उसमें बीजेपी ने कई एक्सपेरिमेंट किया। नित्यानंद राय को मौका दिया तो बीजेपी को लगा कि इसका फायदा यादवों के तौर पर मिलेगा, यादव बीजेपी के तरफ आ सकते हैं। लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर यादवों ने बीजेपी को वोट भी दिया है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन विधानसभा चुनाव में स्थिति उलट हो जाती है। वैसे कई प्रयास किए जा रहे हैं कि यादवों को भी साधा जाए और इसी कवायद में मोहन सिंह यादव को जब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया गया तो एक मैसेज गया कि बीजेपी में कोई भी मुख्यमंत्री हो सकता है, जबकि लालू और मुलायम परिवार में उसी परिवार के सदस्य मुख्यमंत्री हो सकते हैं। बीजेपी इसको जोर जोर से कह रही है, भुना रही है। लेकिन वर्तमान समय में अगर बिहार की राजनीति की बात करें तो सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का मतलब है कि दूसरे नंबर की आबादी वाली जाति जो कि कुशवाहा है, कुशवाहा को साधने का पूरा प्रयास किया गया। क्योंकि यादव के बाद अगर पिछड़े समाज में कोई दूसरे नंबर की जाति है तो वो सम्राट चौधरी है। नीतीश कुमार चूंकि बीजेपी का साथ छोड़ चुके थे, वो आरजेडी के साथ चले गए थे, तो लव कुश के नेता माने जाते थे, कोर वोट बैंक उनका वो था। बीजेपी ने सम्राट चौधरी को आगे करके उनके कुश पे सेंधमारी करने का प्रयास किया और इसलिए क्योंकि कोयरी कुर्मी के वो नेता हैं, पर आबादी के हिसाब से कोयरी कुर्मी से कहीं ज्यादा है, इसलिए कोयरी समाज के नेता सम्राट चौधरी हैं। इसलिए सम्राट चौधरी को बड़ी तेजी से बीजेपी ने आगे किया और ये सिर्फ सम्राट चौधरी को ही आगे नहीं किया, निषाद समाज के भी कई नेता को आगे किया। आप देखेंगे रविदास समाज के भी नेताओं को आगे किया, क्योंकि बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग बहुत बेहतर तरीके से कर रही है और बीजेपी को लग रहा है कि अब समय आ गया है कि बिहार में वो ड्राइविंग सीट पर बैठे। बिल्कुल, इसी का नुकसान क्षेत्रीय दलों को यानी कि उपेंद्र कुशवाहा मुझे लगता है होता नजर आ रहा है। मुकेश साहनी का बड़ा अभी तक चर्चा थी, 2-4 दिन पहले तक तमाम लोग नाराज हैं, पशुपतिनाथ पारस नाराज हैं, उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की बात हो रही है। मुकेश साहनी कहाँ गायब हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनका तो कहीं गठबंधन में नामो निशान नहीं है। देखिए, मुकेश साहनी जिस तरह का पॉलिटिक्स करते हैं उसमें क्या हुआ है कि मुकेश साहनी काफी एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं। एग्रेसिव पॉलिटिक्स में आप कई बार विनर होते हैं और कई बार आप भयानक लूजर होते हैं।
मुकेश साहनी को ऐसा लग रहा था कि बीजेपी उनको बुला करके बहुत ज्यादा सीटें देगी। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मेरे पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने बीजेपी ने लगातार प्रयास किया था और इनके पास अपने दूत भेजे जी। और कहा था कि आपको हम 3 सीटें देते हैं, लेकिन मुकेश साहनी उस समय तैयार नहीं। मुकेश साहनी की मांग थी कि विधानसभा में हमें 40 सीट की गारंटी करो, हमें और बहुत तरह की चीजों की गारंटी करो, तब हम आपके साथ आएंगे। मुकेश साहनी लोकसभा में भी 3 पर तैयार नहीं थे, 5 सीट कम से कम चाहते थे। अब आप समझिए कि इस तरह की मांग तब कर रहे थे, बीजेपी 3 देने को तैयार थी, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार एनडीए के पाले में आ गए, पूरा समीकरण, इक्वेशन, गेम बदल गया। अब मुकेश साहनी के बारे में बीजेपी तो बिल्कुल सीरियस नहीं दिखी। उसने मुकेश साहनी के काट के लिए हरी साहनी को मंत्री तक बना दिया। अब आप ये समझिए, और आरजेडी को भी आप देखें तो आरजेडी भी ये मानती है कि साहनी समाज, निषाद समाज का दरअसल नेचुरल इंक्लिनेशन बीजेपी के तरफ होता है। अगर हम मुकेश साहनी को ले भी लेंगे तो उनको 1-2 सीट हम देंगे तो वहां पर हमारे वोटर तो ट्रांसफर हो जाएंगे, लेकिन उनके वोटर को हम अन्य सीटों पर ट्रांसफर करना चाहेंगे तो वो हमारे साथ नहीं आएंगे, क्योंकि साहनी और यादवों का अच्छा इक्वेशन हो नहीं सकता। और बीजेपी ने मुकेश साहनी से बात नहीं की, एनडीए ने उनको कंसीडर तक नहीं किया। ऐसे में सवाल उठता कि अब मुकेश साहनी क्या करेंगे, तो मुकेश साहनी के पास एकमात्र विकल्प बचा है आरजेडी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अब आरजेडी भी ये समझ रही है कि हम ही एकमात्र विकल्प हैं, तो आरजेडी अब अपने शर्तों पर राजनीति करेगी ना। कोई इनके पास बार्गेन करने की क्षमता तो रह नहीं गई है। ये तो कहेंगे नहीं कि मेरे पास एनडीए का भी ऑफर है और वहां जाने के लिए हम तैयार बैठे हुए, इस तरह की कुछ की तो बात है नहीं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि अब इनको राजनीति आरजेडी के टर्म्स एंड कंडीशन पे ही करनी पड़ेगी, और ये बड़ी मजबूरी होगी मुकेश साहनी के लिए। इसलिए अब वो क्या करेंगे ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि औपचारिक ऐलान होना तो बाकी है, पर मुकेश साहनी के पास भी अब लिमिटेड ऑप्शन है। वो महागठबंधन में जा सकते हैं और महागठबंधन शायद उनको 1 सीट दे सकती है। बिल्कुल। अंत में मैं जानना चाहूंगा आपसे कि भाई एनडीए का सीटों को बंटवारा हो गया, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद जो नाराजगी चल रही है उसके बारे में आपने बताई, मगर आरजेडी में क्या चल रहा है? उनके सीट बंटवारे पर कब तक मुहर लग सकती है, बिहार की जनता जानना चाहेगी। देखिए, जहां तक आरजेडी का सवाल है तो इंतजार करिए 24 से 48 घंटे। अच्छा, आपको सब कुछ पिक्चर बहुत क्लियर हो जाएगी। आरजेडी की मीटिंग घनघोर तरीके से, ये जो नेता घूम रहे हैं पशुपतिनाथ पारस, मुकेश साहनी, इनसे सब बातचीत फाइनल हो जाएगी। इन लोग से बातचीत फाइनल करके आरजेडी एक निष्कर्ष पर पहुंच जाएगी। आरजेडी ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवारों को कह भी दिया है कि जाइए वहां तैयारी करिए। अब बक्सर में सुधाकर सिंह को कह दिया गया है कि जाइए आप वहां तैयारी करिए। सारण में आरजेडी ने लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य लड़ेंगी, ये सबको पता चल चुका है। जान लीजिए जमुई, जो कि एलजेपी रामविलास के कोटे में गई है, चिराग पासवान के कोटे में जमुई सीट गया है, वहां से भी एक महिला है, रविदास समाज से आती हैं, उनको कह दिया गया है कि जाइए आप तैयारी करिए। तो इस तरीके से आरजेडी ने बहुत सीटों पे बहुत क्लैरिटी दे दी है कि जाइए। उजियारपुर है जहां से एनडीए से नित्यानंद राय होंगे, लेकिन आलोक मेहता को कह दिया गया है कि जाइए आप वहां से तैयारी करिए, आपको कोई नहीं रोकने जा रहा है। उसी तरीके से मंगनी लाल मंडल हैं, उनको कह दिया गया है कि जाइए आप तैयारी करिए, आप सुपौल से तैयारी करिए। तो इस तरीके से कई ऐसी सीटें हैं। आप आ जाइए, दरभंगा है, दरभंगा से फातमी को कह चुका दिया गया है कि आप जाइए आप तैयारी करिए। तो गया है, गया से कुमार सरबजीत को कह दिया गया है कि आप तैयारी करिए। तो इस तरीके से कई ऐसी सीटें हैं जिसमें आरजेडी ने औपचारिक तौर पर कह दिया अपने उम्मीदवारों को जाइए वहां तैयारी करिए। कुछ सीटों पर उनकी बात होनी है कांग्रेस से,
वो एक औपचारिक शक्ल लेगा। सीपीआई एमएल से कुछ खटपट चल रहा है। सवाल ये उठता है कि लेफ्ट को कितनी सीटें देंगे, कितनी सीटें नहीं देंगे। लेफ्ट अगर नहीं भी मानेगी तो लेफ्ट के पास ये विकल्प तो है नहीं। लेफ्ट तो बीजेपी के साथ दोस्ती करने जा नहीं रही है। लेफ्ट बहुत होगा तो कुछ सीटों पर इनसे अलायंस करेगी और कुछ सीट पर अकेले चुनाव लड़ेगी। ऐसे में अगर लेफ्ट ये करती है तो इसका नुकसान महागठबंधन को ही होगा। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारा पिक्चर अगले 24 से 48 घंटे में आपको क्लियर मिलेगा। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर एनडीए गठबंधन पर फैसला हो चुका है सीटों बंटवारों का। आरजेडी का सबको इंतजार है, इंडिया गठबंधन का इंतजार है, उस पर भी पंकज जी करेंगे। अगले 24 से 48 घंटे में पूरा फाइनल हो जाएगा जो भी फॉर्मूला होगा। पर देखने वाला होगा कि उसमें पशुपतिनाथ पारस होंगे क्या उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी इतनी बढ़ सकती है कि वो उसमें शामिल हो जाएंगे, मुकेश साहनी कहाँ होंगे। ऐसे कई सवाल है जिनके जवाब मुझे लगता है अगले 24 से 48 घंटे में मिल सकते हैं बिहार से जुड़े। बाकी बिहार से जुड़ी जो भी अपडेट होगी आप तक हम ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।